Hello student, myself Anshu sir. Dear student, in previous class, पिछली क्लासों में हमने साइदरी क्या होती है, साइदरी की आवश्यकता क्यों पड़ी, संलेख क्या होता है, संलेख में किन किन बातों का उल्लेख किया जाता है और संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम पढ़े थे। और अब हम बात करेंगे साइदरी के प्रकार। वेरी इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, साइदरी के प्रकार। साइदरी कितने प्रकार की होती है? डियर स्टूडेंट, साइदरी को 4 भागों में बांटेंगे। पहला दायित्व के आधार पर, दूसरा समय के आधार पर, तीसरा उद्देश्य के आधार पर और फोर्थ वैधता के आधार पर। पहले हम बात करेंगे दायित्व के आधार पर। डियर स्टूडेंट, दायित्व के आधार पर साइदरी को 2 भागों में बांटेंगे। पहला सीमित साइदरी और दूसरा असीमित साइदरी। सीमित साइदरी क्या होती है? यहाँ पर लिमिटेड पार्टनरशिप, यहाँ पे LLP एक्ट, सीमित साइदरी अधिनियम एप्लीकेबल होता है इसके ऊपर। और सीमित साइदरी क्या होती है? नाम से लग रहा है सीमित है। सीमित साइदरी वह साइदरी होती है जिसमें प्रत्येक साइदर का दायित्व उनके द्वारा लगाई गई पूंजी तक सीमित होता है। कहने का मीन क्या है? मान लीजिए A, B और C 3 पार्टनर है। इन्होंने बिजनेस में 10 लाख इससे लगाया, 10 इससे लगाया और 10 इससे लगाया। सीमित साइदरी क्या होती है? मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। सीमित साइदरी वह साइदरी होती है जिसमें प्रत्येक साझेदार का दायित्व उनके द्वारा लगाई गई पूंजी तक सीमित होता है, लेकिन कम से कम किसी एक साझेदार का दायित्व असीमित होना आवश्यक है। मतलब क्या है कि 3 पार्टनर, पार्टनरशिप कौन सी है? सीमित साझेदारी है, लेकिन मिनिमम एक पार्टनर ऐसा होगा जिसकी लायबिलिटी सीमित नहीं होगी, असीमित होगी। मान लीजिए C की लायबिलिटी जो है अनलिमिटेड है, असीमित साझेदारी है, ऐसा आवश्यक है। मान लीजिए बिजनेस में लॉस हो गया 36 लाख का। अब लॉस मान लीजिए इक्वल पार्टनर है, तो लॉस कितना आया? 12 लाख, 12 लाख और 12 लाख, 12 लाख, 12 लाख और 12 लाख। अब A और B जो तो लिमिटेड पार्टनर है, सीमित साइदरी है, तो उसके से क्या होगा? इनकी जो लायबिलिटीज होगी वो केवल इनके द्वारा लगाई गई कैपिटल तक ही होगी। इन्होंने बिजनेस में कितना पैसा लगा रखा है? 10 लाख, तो ये केवल 10 लाख के लॉस को ही बेयर करेंगे। ये 2 लाख का लॉस जो रह गया वो रह गया। इनका जो लॉस ये करेगा 10 लाख, लॉस कितना रह गया? 2 लाख। इसकी कैपिटल कितनी? 10 लाख, कितना लॉस रह गया? 2 लाख। अभी भी 6 लाख का लॉस बाकी है। ये 6 लाख का लॉस है, इसको केवल C बेयर करेगा। C जो है वो है अनलिमिटेड पार्टनर। C कौन सा है? असीमित साझेदारी है, इस लॉस को केवल यही बेयर करेगा। ये होती है लिमिटेड पार्टनरशिप, सीमित साझेदारी। सीमित साझेदारी वह साझेदारी होती है जिसमें प्रत्येक साझेदार का दायित्व उसके द्वारा लगाई गई पूंजी तक सीमित होता है, लेकिन कम से कम किसी एक साझेदार का दायित्व असीमित होना आवश्यक है। क्लियर स्टूडेंट? असीमित साझेदारी यानी सभी अनलिमिटेड पार्टनर है। असीमित साझेदारी वह साझेदारी होती है जिसमें प्रत्येक साझेदार का दायित्व सामूहिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से साझेदारों के प्रति जो लायबिलिटीज होती है, वो लेनदारों के प्रति जो लायबिलिटीज होती है वो असीमित होती है। असीमित साझेदारी वह साझेदारी होती है जिसमें प्रत्येक साझेदार का दायित्व सामूहिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से लेनदारों के प्रति असीमित होता है। मतलब क्या है? कैपिटल कितनी इनकी? 30 लाख, लॉस कितना हुआ? 36 लाख, 12 लाख, 12 लाख, 12 लाख। आगे ऐसे में इन्होंने कंबाइंडली तीनों ने मिलकर कितना लॉस बेयर कर लिया? 30 लाख का लॉस बेयर कर लिया। अभी भी लॉस कितना है? 6 लाख का। जो 6 लाख का लॉस है उस सभी तीनों पार्टनर जो है असीमित साझेदारी वाले हैं, अनलिमिटेड लायबिलिटी देंगी, तो ये जो 6 लाख के लॉस को बेयर करेंगे, ये तीनों अपने पर्सनल घर की कोई एसेट्स बेच करके लाएंगे, कहीं से भी लेके आएंगे, कुछ भी करेंगे, अपने घर जा करके अपना पैसा वापस लाएंगे, ला करके इस लॉस को बियर करेंगे। ये होती है असीमित साझेदारी। क्लियर स्टूडेंट? समय के आधार पर, वेरी सिंपल, नाम क्या था? नाम से पता लग रहा है कि समय के आधार पर साझेदारी को 2 भागों में बांटा गया है, निश्चितकालीन और अनिश्चितकालीन। निश्चितकालीन और अनिश्चितकालीन साझेदारी क्या होती है?
जो पार्टनरशिप एक सर्टेन टाइम के लिए, निश्चित समय के लिए एस्टेब्लिश की जाती है, स्थापित की जाती है, उसे हम सीमित साझेदारी कहते हैं। जब कोई साझेदारी निश्चित समय के लिए स्थापित की जाती है उसे हम सीमित साझेदारी कहते हैं। और अनिश्चितकालीन साझेदारी, जब कोई साझेदारी अनिश्चित समय के लिए आज एस्टेब्लिश कर दी, आज स्थापित कर दी, कब तक चलेगी कोई पता नहीं है, तो उसे कहते हैं हम असीमित साझेदारी। क्लियर स्टूडेंट? नाउ उद्देश्य के आधार पर, उद्देश्य के आधार पर साझेदारी को दो भागों में बांटा गया है। पहला ऐच्छिक और विशेष साझेदारी, वेरी इंपॉर्टेंट, उद्देश्य के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के आधार पर साझेदारी को, पार्टनरशिप को दो भागों में बांटा गया है, ऐच्छिक साझेदारी और विशेष साझेदारी। ऐच्छिक साझेदारी क्या होती है? नाम से पता लग रहा है ऐच्छिक, इच्छा तक चलेगी। स्टूडेंट, जब ऐच्छिक साझेदारी एस्टेब्लिश की जाती है, स्थापित की जाती है, तो अनिश्चित समय के लिए स्थापित की जाती है, कब तक चलेगी कोई पता नहीं है। ऐच्छिक साझेदारी वह साझेदारी होती है जो अनिश्चित समय के लिए स्थापित की जाती है, कब तक चलेगी कोई पता नहीं है, जिसे सभी साझेदार आपसी सहमति से या किसी एक साझेदार द्वारा नोटिस जारी करके समाप्त किया जा सकता है। इसे कहते हैं हम ऐच्छिक साझेदारी। ये हमारी इच्छा पर डिपेंड करेगी, कब तक चलेगी कोई पता नहीं है। जब तक हमारी इच्छा होगी तब तक इस पार्टनरशिप को हम रन करेंगे। ऐच्छिक साझेदारी है, जब एस्टेब्लिश होगी तो अनिश्चित समय के लिए होगी, लेकिन सभी साझेदार, जब सभी पार्टनर, तीनों पार्टनर मान लीजिए सब एग्री हो गए क्लोज करना है तो क्लोज कर सकते हैं, या कोई एक पार्टनर भी इसको क्लोज कर सकते हैं। विशेष साझेदारी, विशेष, स्पेशल, विशेष साझेदारी वह साझेदारी होती है जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए या विशेष कार्य के लिए स्थापित की जाती है, और विशेष उद्देश्य या कार्य के समाप्त होने के बाद वह साझेदारी स्वतः ही समाप्त हो जाती है। मैंने कहने का मीन क्या है? विशेष ऑब्जेक्ट, मान लीजिए कोई बिल्डिंग है या कोई अपना मेट्रो है, मेट्रो का कॉन्ट्रैक्ट बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था, कोई अकेला कॉन्ट्रैक्टर इस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं ले सकता, तो क्या किया, मान लीजिए किन्हीं 5 कॉन्ट्रैक्टर मिलकर के ए, बी या सी, मान लीजिए किन्हीं 3 कॉन्ट्रैक्टर मिलकर के आपस में किया, बोले अपन ब्रिज का निर्माण करेंगे, बोला ठीक है। अब तीनों ने मिलकर काम किया, इन तीनों कॉन्ट्रैक्टर का ऑब्जेक्ट क्या है? इन तीनों कॉन्ट्रैक्टर का जो ऑब्जेक्ट है वो है ब्रिज का निर्माण करना, मेट्रो का निर्माण करना। और जिस दिन मेट्रो का काम इन्होंने जो एस्टेब्लिशन किया है, स्थापित किया है, काय के लिए किया है? मेट्रो को, ब्रिज को बनाने के लिए। और जिस दिन मेट्रो का काम पूरा हो जाएगा, इनकी पार्टनरशिप जो है ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? डिसॉल्व हो जाएगी। जिस दिन काम पूरा होगा, पैसा आ जाएगा, प्रॉफिट बांट लेंगे, उसके बाद ये अपने अपने रास्ते को चल देंगे। इसे कहते हैं हम विशेष साझेदारी। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विशेष साझेदारी वह साझेदारी होती है जो किसी विशेष उद्देश्य या विशेष कार्य के लिए स्थापित की जाती है और इसके समाप्त होने के पश्चात साझेदारी स्वतः ही समाप्त हो जाती है। अब हम बात करेंगे 4th पॉइंट, वैधता के आधार पर। वैधता के आधार पर साझेदारी को 2 भागों में बांटा गया है, एक वैध साझेदारी, दूसरा अवैध साझेदारी, लीगल पार्टनरशिप और इलीगल पार्टनरशिप। वैध साझेदारी क्या होती है? वैध, लीगल है। पार्टनरशिप लीगल कब होगी? जिस साझेदारी में साझेदारी अधिनियम 1932 के नियम, 1932 के नियमों का पालन किया जाता है उसे हम वैध साझेदारी कहते हैं। जिस साझेदारी में साझेदारी अधिनियम 1932 के नियमों का पालन किया जाता है उसे हम वैध साझेदारी कहते हैं, और जिस साझेदारी में साझेदारी अधिनियम 1932 के नियमों का पालन नहीं किया जाता है उसे हम अवैध साझेदारी कहते हैं। पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंतर्गत फर्म रजिस्टर्ड होनी चाहिए, मैंने पहले ही कहा था आपको, और जिसके पार्टनरशिप के अंतर्गत 1932 के रूल्स को फॉलो किया गया है तो पार्टनरशिप क्या होगी? वैध होगी। और जिस साझेदारी में साझेदारी 1932 के नियमों का पालन नहीं होगा उसे हम कहेंगे अवैध साझेदारी। अब हमारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इसके अंदर जो हमारा ये इंपॉर्टेंट था, ये वेरी इंपॉर्टेंट था, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है जो हम पढ़ने वाले हैं क्या, कि किन किन कंडीशंस में साझेदारी अवैध मानी जाती है। ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं जब पार्टनरशिप को इलीगल कर दिया जाता है, उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। अब हमारा जो पॉइंट आने वाला है वो है किन किन परिस्थितियों में साझेदारी अवैध मानी जाती है। हम बात करेंगे किन किन परिस्थितियों में साझेदारी अवैध मानी जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट, जो स्टूडेंट एग्जाम में कई बार 4 मार्क्स में क्वेश्चन पुटअप हो चुका है।
कि ऐसी कौन कौन सी कंडीशन हैं जब पार्टनरशिप को इलीगल मान लिया जाता है, अवैध मान लिया जाता है। हमने बात की थी अभी कि वैधता के आधार पर पार्टनरशिप को दो भागों में बांटा गया है, वैध और अवैध। वैध साझेदारी कौन सी थी जिसमें पार्टनरशिप के रूल्स को फॉलो किया जाता है, और अवैध कौन सी थी जिसमें पार्टनरशिप के 1932 के रूल्स को फॉलो नहीं किया जाता है। तो ये रूल्स हैं हमारे किसके, 1932 के, इसको अगर फॉलो नहीं करेंगे हम तो इलीगल होगी। अब क्या क्या कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन, जब साझेदारी संख्या 2 से कम हो जाए। पार्टनरशिप का में लिखा हुआ है कि मिनिमम कितने मेंबर होने चाहिए, 2। अगर 2 से कम मेंबर हो गए तो वो पार्टनरशिप नहीं होगी और उस पार्टनरशिप को इलीगल कर दिया, मान लिया जाएगा। सेकंड, जब साझेदारी संख्या 50 से ज़्यादा हो जाए, जब पार्टनर्स की जो संख्या है वो 50 से ज़्यादा हो जाए। 2 से कम हो जाए, 50 से ज़्यादा हो जाए। हमने कहा था मिनिमम 2 मेंबर होंगे, मैक्सिमम कितने होंगे, 50। अब 50 से क्रॉस हो जाएगा तो भी क्या होगी, पार्टनरशिप इलीगल हो जाएगी। थर्ड पॉइंट, शत्रु राष्ट्र का नागरिक साझेदारी में सदस्य बन जाए। शत्रु राष्ट्र की हम बात करें, पाकिस्तान, अगर पाकिस्तान का कोई नागरिक है और हमारे यहाँ देश की किसी पार्टनरशिप में क्या बनता है, वो अगर मेंबर बन जाता है तो उस पार्टनरशिप को अगर पता लग जाता है कि ऐसा हुआ है तो उस केस में उसके पास भारत की नागरिकता नहीं है, तो नहीं है तो उस बंदे को वहाँ से तो हटाया जाएगा ही जाएगा। साथ में उस पार्टनरशिप फर्म को, पूरी फर्म को क्या कर दिया जाएगा, इलीगल घोषित कर दिया जाएगा। जब व्यापार का उद्देश्य अवैध हो जाए, जब बिजनेस का ऑब्जेक्टिव चेंज हो जाए, इलीगल हो जाए। हमारी एक मेडिसिन की फैक्ट्री है, हम मेडिसिन बनाते हैं और मेडिसिन के अंदर हम अफीम को यूज़ करते हैं। अफीम अल्कोहल वगैरह यूज़ होता है, आपको मालूम है। अफीम और अल्कोहल को इसको यूज़ किया जाता है। अब हुआ क्या, मेडिसिन बनाना हमारा काम है। हमने क्या किया, जो भी अफीम और अल्कोहल था उसका आधा तो हमने मेडिसिन में यूज़ कर लिया और आधे की हम स्मगलिंग करने लगे। क्या स्मगलिंग करना हमारा ऑब्जेक्ट था, क्या हमारे बिजनेस का ऑब्जेक्ट क्या था, मेडिसिन बनाना। तो हमने क्या किया, उसके स्मगलिंग करना चालू कर दिया। क्यों, कि मेडिसिन में प्रॉफिट कम हो रहा है, स्मगलिंग में प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है। तो उस केस में जब ऐसा पाया जाता है तो उस केस में उस पार्टनरशिप फर्म को इलीगल घोषित कर दिया जाता है, अवैध मान लिया जाता है। और लास्ट पॉइंट, जब साझेदारी का व्यापार लोक नीति व अंतर्राष्ट्रीय नीति के विरुद्ध हो जाए। यानी हम कोई भी फर्म है, उसका काम जो है, उसका जो वर्क है, कार्य जो है, वो लोक नीति और अंतर्राष्ट्रीय नीति के विरुद्ध हो जाए। जैसे आपने सुना होगा कि बीच में कहा गया था ताजमहल का पत्थर, मार्बल जो है वो पीला पड़ता गया। क्या रीज़न था, ये हमारा ताजमहल था। ताजमहल के चारों यमुना नदी के किनारे बना हुआ है, उसके वहाँ साइड में फैक्ट्री लगी हुई थी। पानी इनको मिल जाता था आराम से, ईंटों के भट्टे लगे हुए थे। ईंट बनाने की फैक्ट्री होती है, वो लगी हुई थी। अब ईंट जब बनती है तो उससे धुआं निकलता है। जब ईंटों की पकाई की जाती है उससे क्या होता है, चिमनी लगी होती है, चिमनी से धुआं निकलता है। अब जैसे धुआं निकलता था उससे तो कहाँ जाता था, वो ताजमहल की तरफ जाता। जब वो गया तो उससे क्या हुआ, जब मार्बल की कनेक्टिविटी धुएं से हुई तो मार्बल जो था वो पीला पड़ने लगा। बाद में रिसर्च के बाद पता लगा कि इसका रीज़न क्या है, तो पता लगा कि जो मार्बल का पत्थर पीला पड़ा है वो इन की धुआं की वजह से हुआ है। तो उस केस में क्या किया गया, क्योंकि ये जो इन फैक्ट्री से जो विषैली गैस निकल रही थी, इन्होंने कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन जो इनसे जो धुआं निकल रही थी वो हमारे देश की धरोहर के लिए नुकसानदायक थी। उस धरोहर को बचाने के लिए, क्योंकि लोक नीति अंतर्राष्ट्रीय नीति के विरुद्ध हो गया वो, तो उस केस में क्या किया गया, इन फैक्ट्रियों को कोर्ट ने अवैध इलीगल घोषित कर दिया गया और इनको यहाँ से हटा करके कहीं और एस्टेब्लिश करने के लिए इनको कह दिया गया। ये थे हमारे निम्न परिस्थिति में साझेदारी अवैध मानी जाती है। हमने 5 पॉइंट में बात की कि कौन कौन सी कंडीशन है जब पार्टनरशिप इलीगल मानी जाएगी। पहला, जब साझेदारी की संख्या 2 से कम हो जाए, जब साझेदारी की संख्या 50 से अधिक हो जाए, जब शत्रु राष्ट्र का नागरिक साझेदारी में सदस्य बन जाए, जब व्यापार का उद्देश्य अवैध हो जाए, और लास्ट जब साझेदारी का व्यापार लोक नीति व अंतर्राष्ट्रीय नीति के विरुद्ध हो जाए तो भी साझेदारी क्या मानी जाएगी, अवैध मानी जाएगी। क्लियर स्टूडेंट। अब हम बात करेंगे लाभ हानि नियोजन खाता, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। डियर स्टूडेंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपने 11th क्लास में पढ़ा था कि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, लेकिन इसके बारे में हमने स्टडी नहीं की थी। हमने पॉइंट पढ़ा था कि एक अकाउंट P&L एप्रोप्रिएशन होता है, लेकिन हमारे 11th क्लास में सिलेबस में नहीं था।
P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है? देखिए डियर स्टूडेंट, पहले बनता है ट्रेडिंग अकाउंट, मालूम है आप लोगों को। फिर बनता है P&L अकाउंट, और उसके बाद बनाते हैं हम बैलेंस शीट। इसके बीच में एक अकाउंट और बनता है डियर स्टूडेंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये क्या होता है? हमने 11th में क्यों नहीं पढ़ा था डियर स्टूडेंट? 11th में हमने पढ़ा था सोल प्रॉपर्टी बिजनेस के बारे में, एकांकी व्यापार जिसका मालिक एक व्यक्ति होता है, और जिस व्यापार का मालिक एक व्यक्ति होता है वहाँ कभी भी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनता है। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट वही बनेगा जहाँ पर ऑनर जो होंगे वो एक से ज़्यादा होंगे। अब एक से ज़्यादा होंगे मतलब अब पार्टनरशिप में मिनिमम 2 मेंबर है। तो इस अकाउंट का मतलब क्या है? इस अकाउंट का मतलब यही है कि जो ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, P&L बनता है, वो रहेगा। P&L से क्या था? हमारा नेट प्रॉफिट। अब जो नेट प्रॉफिट होता है किसका होता है? मालिक का। अब लेकिन वहाँ तो मालिक एक ही था, पूरा प्रॉफिट उसका था। यहाँ मालिक 2 है, 3 है, 50 है, कितने हैं, जितने भी होंगे, जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम जो अकाउंट बनाते हैं उसे कहते हैं हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। और इस अकाउंट में केवल और केवल पार्टनर्स की ही बात की जाएगी। इस अकाउंट के अंदर केवल और केवल पार्टनर्स की ही बात की जाएगी। पार्टनर्स को कितना हमने इंटरेस्ट दिया है, कितना हमने सैलरी दिया है, कितना बोनस दिया है, इसी की बात की जाएगी। इस अकाउंट में और कोई खर्चा नहीं आएगा। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट देखिए, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या होता है? साझेदारों के मध्य लाभों व हानियों का बंटवारा करने के लिए जो खाता बनाया जाता है उसे हम लाभ हानि नियोजन खाता कहते हैं। यानी पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट और लॉस का डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हम जो अकाउंट प्रिपेयर करते हैं उसे कहते हैं हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनता कैसे है उसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए स्टूडेंट, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। डियर स्टूडेंट, आप लोगों को मालूम है कि पहले बनता है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग अकाउंट में होता है हमें ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस होता है, और लॉस होगा तो इधर होता है। उसके बाद बनता है P&L, और P&L अकाउंट में क्या होता है? या तो नेट प्रॉफिट होगा या फिर नेट लॉस। प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट क्या करते हैं? ट्रेडिंग की प्रॉफिट को क्या करते हैं? P&L में लेते हैं, और कहाँ लिखते हैं इसको? रिवर्स साइड में, बाय ग्रॉस प्रॉफिट। और लॉस होता है तो लिखते हैं हम यहाँ पे टू ग्रॉस लॉस, ये आपको मालूम है। फिर P&L में नेट प्रॉफिट नेट लॉस होगा, तो यहाँ अगर प्रॉफिट होगा तो ये P&L से P&L एप्रोप्रिएशन में बाय में आएगा, ट्रांसफर करते हैं अपन, यह आएगा नेट प्रॉफिट। ये कहाँ से है? या फिर P&L। जो भी अमाउंट होगा वो यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब इस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हम पार्टनर्स में। सबसे पहले देते हैं हम पार्टनर्स को, अगर इंटरेस्ट देना है, पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि पार्टनर्स को इंटरेस्ट का पेमेंट करना है, तो हम देंगे सबसे पहले पार्टनर्स को इंटरेस्ट। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जितने भी पार्टनर है, मान लीजिए एक्स वाई 2 पार्टनर है, इन दोनों को जो इंटरेस्ट देना वो हम इंटरेस्ट दे देंगे। पार्टनर्स ने कैपिटल लगाई थी, इस पर इंटरेस्ट देना था, दे दिया हमने। सारे खर्चे इधर आएंगे, इनकम इधर आएगी। पार्टनर्स ने ड्राइंग किया था, उससे इंटरेस्ट लेना है, तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। एक्स और वाई से जितना इंटरेस्ट लेना है वो हमने। इसके अलावा पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि एक्स को सैलरी देनी है, वाई को सैलरी देनी है, जो भी देनी है, जिसका भी नाम होगा उसको लिख देंगे नाम, पार्टनर्स सैलरी। मान लीजिए पार्टनर्स को बोनस देना है, पार्टनर्स को बोनस देना था, बोनस दे दिया।
टू पार्टनर्स कमीशन देना था, कमीशन दे दिया। टू पार्टनर्स रेमुनरेशन देना था, ये रेमुनरेशन दे दिया। पार्टनर्स को रेमुनरेशन देना था, पार्टनर्स रेमुनरेशन दे दिया। बेसिक पेड एप्रोप्रिएशन ओनली बात करें पार्टनर्स को इंटरेस्ट कैपिटल देना था, सैलरी देना है, बोनस देना है, कमीशन देना है, रेमुनरेशन देना है, ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज करना है, वो दे दिया। इसके अंदर ये डिस्ट्रीब्यूशन था, ये प्रॉफिट था, इतना आया, इतना हमने दे दिया। अब जो बचेगा उसको लास्ट में पार्टनर्स अपने प्रॉफिट शेयरिंग डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, पार्टनर्स कैपिटल और पार्टनर्स करेंट जो भी होगा, जो भी अकाउंट होगा उसमें एक है कि पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, 100 बाय जो भी पार्टनर होंगे ऑपरेशन डिस्ट्रीब्यूट कर। ये है हमारा P&L एप्रोप्रिएशन। इसमें जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होता है केवल पार्टनर्स का होता है, पार्टनर्स के बीच में जो प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है उसके लिए हम अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, उसे कहते हैं P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लेकिन इसमें दो चीज़ नहीं आती। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हम दो चीज़ों को इंक्लूड नहीं करते। अगर हमने किसी पार्टनर्स को रेंट का पेमेंट किया या फिर पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन लोन का पेमेंट किया, नॉट इंक्लूड। इसमें पार्टनर्स के जो पेमेंट होता है क्योंकि दो पेमेंट हमें नहीं किया था, एक तो पार्टनर्स रेंट और दूसरा पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन लोन। ये दोनों ही पेमेंट तो पार्टनर को किया था लेकिन इनको इंक्लूड नहीं किया था। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस के रेगुलर करते हैं, ये पार्टनर्स को स्पेशली को पेमेंट नहीं किया गया। क्यों? आज मान लीजिए ए और बी पार्टनर, इन दोनों ने पार्टनरशिप की, अब दोनों काम करेंगे तो जगह लेंगे, किराया देंगे, उसका शॉप लेंगे। अब ए ने कहा मेरे पास शॉप पड़ी है उसी में काम कर लेते हैं, उसका जो किराया मार्केट में लेंगे, मार्केट से लेंगे, वो किराया मुझे देगा, तो एग्री हो गए। तो अब जब फर्म ए को रेंट देगी तो जो रेंट है वो बिजनेस का खर्चा है, वो पार्टनर्स को दिया गया प्रॉफिट नहीं है। अगर एक ही शॉप नहीं होती तो हम रेंट किसी और को पे करते। इसीलिए ये जो रेंट का जो पेमेंट होता है वो कभी भी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं आता। पार्टनर्स रेंट होगा P&L अकाउंट में शो किया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पार्टनर्स इंटरेस्ट ऑन लोन। फर्म को पैसे की रिक्वायरमेंट थी और फर्म ने क्या किया, लोन लिया। कहाँ से? फर्म ने लोन लिया मार्केट से। जब फर्म ने मार्केट से लोन लेगी तो उस पर इंटरेस्ट देगी, लेकिन पार्टनर ने कहा कि मेरे पास पैसा पड़ा हुआ है, मुझसे लोन ले लो। तो फर्म ने कहा ठीक है, इतना ब्याज बैंक को देगी, आपको की बात तो एक है। तो यहाँ पे मान लीजिए बी ने फर्म को 5 लाख रुपये का लोन दिया, तो फर्म क्या देगी, इस पर इंटरेस्ट देगी। तो इंटरेस्ट देगी तो ये फर्म को प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूट तो भी ना, अगर बैंक से लेते तो उसको भी हम इंटरेस्ट पे करते। तो इस केस में पार्टनर्स को अगर इंटरेस्ट और लोन का पेमेंट करते हैं, लोन पर इंटरेस्ट का पेमेंट करते हैं, तो वो P&L एप्रोप्रिएशन का पार्ट नहीं होगा, वो P&L अकाउंट में शो किया जाएगा। क्लियर स्टूडेंट? जय हिंद, जय भारत।